सम्मेलन के आयोजक सर्व जातीय सरुखाप युवा पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष सतीश राठी थे, जबकि अध्यक्षता सरुखाप पंचायत महम चौबीसी के अध्यक्ष तुलसी ग्रेवाल ने की। इस अवसर पर विधानसभा में अपने पद से इस्तीफा देने पर इनेलो के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला को किसान रत्न की पदवी से नवाजा गया और उन्हें हल और सांटा भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मेलन में 4 प्रस्ताव भी पास किए गए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ है और अगर रीढ़ ही नहीं होगी तो देश कहां टिकेगा। किसानों के बीच में जाकर जेजेपी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने और कुछ निर्दलीय साथियों ने किसानों के बीच में जाकर के रोटियां सेकी, खाना खाया, आप जैसे साथियों के सामने इंटरव्यू करे और खुल करके ये कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम किसान के साथ खड़े हो जाएंगे, अपने पदों से रिजाइन कर देंगे। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, किसान रत्न की पदवी अब अभय चौटाला को दे दी गई, इसके बाद क्या कुछ उन्होंने कहा? जी बिल्कुल, देखिए महम चौबीसी के जो ऐतिहासिक जो चबूतरा है उसमें वीरवार को सरुखाप किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें जो है अभय सिंह राठी जो है प्रदेश अध्यक्ष युवा पंचायत के सरुखाप के जो है उनके द्वारा वो मौजूद रहे और इस अवसर पर विधानसभा के जो पद से जो अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, जो कि 27 जनवरी को उनके द्वारा विधानसभा में जाकर खुद और स्पीकर को अपने विधायक पद से इस्तीफा सौंपा गया था, उनको इस कार्यक्रम के दौरान जो है अभय सिंह चौटाला को किसान रत्न की जो पदवी से नवाजा गया है और उनको जो है शॉल और उन्हें हल भी इस मौके पर भेंट किया गया। इस दौरान जो अभय सिंह चौटाला ने ये कहा कि वो किसानों के साथ जो है आखिरी लड़ाई जब तक किसानों की जारी रहेगी, इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ, तब तक वो किसानों के साथ खड़े हैं। और किसान जो है रीढ़ की हड्डी होता है और रीढ़ की हड्डी को जो है तोड़ने की जो कोशिश है बीजेपी सरकार की ओर से की जा रही है और इन 3 कृषि कानूनों की एवज में जो है जो बड़े जो घराने हैं उनको कहीं ना कहीं जो है फायदा पहुंचाने की जो मंशा है वो सरकार की साफ दिखाई देती है। और अगर ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते, जो भुखमरी की नौबत देश में आ सकती है और वहीं जो किसान की जो हालत है वो काफी बद से बदतर हो सकती है। जो कि उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो इस समय जो तीनों कृषि कानून हैं वो बीजेपी सरकार को वापस लेने चाहिए और जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो ये लड़ाई जो है किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए लड़ते रहेंगे। वहीं उन्होंने इस दौरान जो है कांग्रेस के ऊपर भी हमला बोला, उनके अविश्वास प्रस्ताव पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा जब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने में अगर विधानसभा में कामयाब हो जाती है तो वो इससे भी जो है भाग जाएंगे। जैसे कि पहले उन्होंने जब ये 3 कृषि कानूनों को लेकर जब बीजेपी जेजेपी सरकार जो है विधानसभा में इस चर्चा करना चाहती थी, उस चर्चा से भी वो भाग गए थे। तो इस बार भी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो है कांग्रेस वहां से भाग खड़ी होगी। जी, अभय चौटाला कुछ मिलीभगत का आरोप भी लगाते हुए दिखाई दिए कांग्रेस के ऊपर कि बीजेपी के साथ मिलीभगत है, क्या कुछ वो कह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये कहा कि जो कांग्रेस के जो नेता विपक्ष है उनके ऊपर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि ये जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं जो फायदा पहुंचाने का जो है जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने कहा कि इस समय जो बीजेपी का दबाव है और उस दबाव के जो चलते जो है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाने में अगर कांग्रेस कामयाब होगी तो वो इससे जो है भाग खड़े होंगे। जब सत्र में इस तरह का जो स्थिति अगर पैदा होती है तो जो कांग्रेस है वो अविश्वास प्रस्ताव से अपना किनारा करती नजर आएगी। जी, कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है उसमें अभय चौटाला से सहयोग की अपील उन्होंने की थी कि इस्तीफा ना दे, ऐलान के बाद आप हमारे साथ समर्थन में वोट दे। वहीं दूसरी ओर अब अभय चौटाला जो है कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा भी मांगते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने जो
जो कांग्रेस है उन्होंने ये कहा था कि जो अभय सिंह चौटाला है उनको अपने पद से जो है इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा दे तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को इससे फायदा होता है। अगर सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, अगर वोटिंग होती है तो एक वोट जो खिलाफ जाना चाहिए था बीजेपी जेजेपी सरकार के, वो कम होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव में जो है अभय सिंह चौटाला शामिल हो और अभी इस्तीफा ना दे। और वहीं जो अभय सिंह चौटाला है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर कांग्रेस जो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को इससे फायदा पहुंचा रही है, अविश्वास प्रस्ताव अगर लेके आती है तो वो इसमें शामिल जो है पूर्ण रूप से नहीं होंगे और जब समय आएगा तो भाग खड़ी होगी कांग्रेस। इस तरह का जो है अभय सिंह चौटाला ने जो है आरोप लगाया। और वहीं जो उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी चाहे बीजेपी के हों, जेजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, जो भी अपने पद से इस्तीफा देगा, चाहे वो विधायक के पद से हो या अन्य संगठन से जुड़ा किसी कोई भी पद हो, अगर वो इस्तीफा देंगे तो उसका वो स्वागत करेंगे और उसकी फूल माला और शॉल भेंट करके उसका स्वागत करेंगे। जी, इस्तीफा देगा तो स्वागत किया जाएगा, लेकिन फिलहाल पूरे हरियाणा में एक विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया है। बात करें जो महासम्मेलन आयोजित हुआ उसका क्या कुछ रंग देखने को मिला, कितनी भीड़ वहां पर किसानों की दिखाई दी और किस प्रकार से जो लहर है वो इनेलो के पक्ष में दिखाई दी इस महापंचायत में? जी देखिए, अब किसानों की महापंचायत जो है प्रदेश में विभिन्न जिलों वाइज जो है वो जारी है। इससे पहले 3 से 4 किसान महापंचायतों का आयोजन हो चुका है और वहीं अभी जो रूपरेखा आगे की भी इसी तरह की चलती रहेगी, ये किसान संगठनों की ओर से ऐलान किया गया। और जो जहां पर मुहिम की बात करी जाए तो वहां पर काफी संख्या में किसान मौजूद थे। और हरियाणा में जो है अब पूरे जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो तमाम जो किसान हैं वो इस किसान संगठनों का और इस किसान महापंचायतों का और किसान आंदोलन का समर्थन करने में पूरा जो है अपना समर्थन दे रहे हैं। और अच्छी खासी जब कहीं भी किसान महापंचायत आयोजित होती है तो उसमें अच्छी खासी भीड़ जो है किसानों की दिखाई देती है। आम जन भी उसमें शामिल होता है। वहीं महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, वो भी इसमें बढ़ चढ़ के रुचि ले रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। जी, किसान मोर्चा ने कल एक ऐलान किया रेल रोको अभियान का, उसको लेकर क्या कोई बातचीत हुई इस महासम्मेलन में? क्योंकि अब जो आगे का जो प्रस्ताव दिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो बताया गया आगे कि आगे वो इस आंदोलन को क्या कुछ रूपरेखा देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने 12, 14, 16, 18 फरवरी को क्या कुछ करने वाले हैं, क्या इसको लेकर कोई बातचीत हुई? जी बिल्कुल, देखिए किसान जो अब संगठनों का ऐलान किया गया है कि अब जो है राजस्थान के जो टोल हैं वो फ्री करवाए जाएंगे। वहीं जो रेल रोको जो आंदोलन है उसकी शुरुआत की जाएगी। जब तक ये तीनों कृषि कानून जो है खत्म नहीं होते, रद्द नहीं होते, बीजेपी सरकार इनको वापस नहीं लेती, जब तक वो घर वापसी नहीं होगी। और ये जो लड़ाई है तब तक जारी रहेगी जब तक ये तीनों कृषि कानून जो है सरकार वापस नहीं लेगी। क्योंकि ये तीनों कृषि कानून है किसानों को जो है गर्द में डालते हैं, बिल्कुल खत्म करने का काम करते हैं। भुखमरी वाली स्थिति पैदा हो सकती है इन तीनों कृषि कानूनों की वजह से। और ये जो तीनों कृषि कानून है किसानों के हक में नहीं, ये पूंजीपतियों और जो बड़े जो घराने हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनके हक में जाते हैं। तो इसलिए ये जो आंदोलन है ये इसी तरह जारी रहेगा और ये एक बड़ा आंदोलन दिन प्रतिदिन जो है बड़ा आंदोलन का रूप लेता रहेगा। और वहीं जो किसानों जो नेता हैं राकेश टिकैत, उनकी ओर से भी ऐलान किया गया था कि जो है इसमें चंदे जो लेने वाले हैं उनसे बचें और अपना सहयोग जो है राशन के साथ और जो सब्जियों फल सब्जियों के साथ इस तरह के जो मदद है वो पहुंचाएं, ना कि जो है किसी तरह धन के हिसाब से सहयोग ना करें। जो जरूरी जो सामान है जो कि किसानों को इस आंदोलन में जो साथ दे सके या उनके काम आ सके, इस तरह की जो मदद है वो मुहैया करवाएं। जी अभिषेक, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो ऐलान किया है रेल रोको अभियान का, तमाम संगठन जो हैं वो इसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ एक संगठन किसानों के ऐसे हैं जो इस अभियान से खुद को अलग बता रहे हैं कि हम नहीं रेल रोकेंगे, हम इस अभियान में शामिल नहीं हैं। तो हरियाणा में उसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है? क्या हरियाणा में रेल रोको अभियान दिखाई देगा? क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई है? या वहां पर, क्योंकि महापंचायत में हरियाणा में काफी भीड़ इकट्ठा होती है, 3 महापंचायतें अब तक हो चुकी है और काफी भीड़, तो क्या लग रहा है वहां पर रेल रोको अभियान को समर्थन दिया जा रहा है? देखिए जो रेल रोको जो अभियान है उसमें जैसे बात आ रही है थोड़ी बहुत सामने की भाई जो ये इनमें किसान संगठनों में जो समन्वय जो है
वो नहीं बन पा रहा है इस आंदोलन को लेकर। बीच में जिस तरह अभी कुरुक्षेत्र में जो किसान महापंचायत हुई थी उसमें भी इस तरह की बात हुई थी कि किसान जो संगठन है उनमें भी रार है। जो राकेश टिकैत वहाँ मौजूद थे, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो इस इलाके से संबंध रखते हैं वो यहाँ इस किसान महापंचायत का हिस्सा नहीं बने। लेकिन इसमें उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अलग अलग विभिन्न जिलों में ये जो किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कोई मेवात में जाकर इस तरह की किसान महापंचायत आयोजित कर रहा है, कोई महम में कर रहा है, कोई कुरुक्षेत्र में कर रहा है। इस तरह की जो है महापंचायतें जो हैं वो आयोजित की जा रही हैं। तो कार्यक्रम जो है वो अलग अलग प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किए जा रहे हैं। तो एक जगह जो सभी जो नेता हैं किसान संगठनों से जुड़े, जो तमाम जो बड़े नेता हैं, वो उनका इकट्ठा होना या उनका मौजूद रहना वो पॉसिबल भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। तो इसलिए ये है कि किसान आंदोलन जो है वो जन आंदोलन का रूप देना है उसको, और जन जन तक इन तीनों कृषि कानूनों के की जो त्रुटियां हैं या जो खामियां हैं वो गिनवाना है। तो इसलिए ये तमाम जो किसान संगठनों के जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जन जन में जाकर इस आंदोलन के बारे में जन क्रांति लेके आए और उनके इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में बताए। तो इसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि किसी भी तरह का जो है इसमें टकराव या बंटवारा वाली स्थिति नहीं है, या फिर किसी बिंदु पर असहमति वाली भी बात नहीं। अगर कोई किसी तरह की असहमति होती भी है तो उसमें हम आपसी किसान संगठन या किसान नेता जो है बैठकर इस पर विचार विमर्श करके इस पर आखिरी फैसला लिया जा सकता है। उनका साफ तौर पे कह रहा है कि किसान आंदोलन एक है और संगठन भी सभी एक है, और उनकी मंशा सिर्फ यही है, तीनों कृषि कानून जो है उनको रद्द करवाना। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो अभय चौटाला को किसान रत्न की पदवी दी गई है। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कुछ महीने बाद मुंबई में बीएमसी का चुनाव होना है, जिसे लेकर अब राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। जहां शिवसेना बनाम राज्यपाल की लड़ाई तो आमने सामने है, वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से मराठी मुद्दों को लेकर बीएमसी चुनाव में अपना अहम मुद्दा बना रही है। कुछ दिन पहले उत्तर भारतीय युवक की पिटाई हुई थी। अब गुजराती भाषा में लगाए गए पोस्टर पर मनसे ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है। मुंबई में उत्तर भारतीयों के बाद मनसे के निशाने पर अब गुजराती आ गए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही गुजराती सेल के नेता और पूर्व बीजेपी विधायक हेमेंद्र मेहता ने शिवसेना का दामन थामा था। उनके साथ तमाम गुजराती भाई बंधु भी शिवसेना में शामिल हो गए थे। इसी को लेकर हेमंत मेहता के समर्थकों ने गुजराती भाषा में बैनर भी लगाया था। इस बैनर को लेकर मनसे ने अपने स्टाइल में मराठी में लिखने का आह्वान किया। इतना ही नहीं, मनसे ने उस बैनर पर मराठी भाषा का पोस्टर भी चिपका दिया और यह आह्वान किया कि यह पोस्टर जल्द से जल्द मराठी में किया जाए, वरना मनसे अपने स्टाइल में इसका जवाब देगी। तो बीएमसी चुनाव होने वाला है, ऐसे में फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गुजराती में एक पोस्टर लगा था, उसके ऊपर मराठी भाषा के पोस्टर चिपका दिए गए और ये कहा गया कि जो ये बैनर लगा है इसे गुजराती की बजाय मराठी में बनवाया जाए, अपनी भाषा में बनवाया जाए। ये मनसे ने यहाँ पर जंग छेड़ दी है। बीएमसी का चुनाव होना है, ऐसे में मराठी मुद्दा उठाते हुए मनसे ने, हालांकि आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही गुजराती व्यापारी शामिल हुए थे, जिसके बाद ये बैनर लगाया गया जिसके ऊपर मराठी पोस्टर चिपका दिए गए हैं। कुछ महीने बाद चुनाव होना है बीएमसी का, राजनीतिक सियासत तेज हो चुकी है। शिवसेना बनाम राज्यपाल की लड़ाई तो सबके सामने है ही, वहीं दूसरी ओर मराठी मुद्दे को लेकर बीएमसी में अपना अहम मुद्दा बनाती हुई मनसे पहले भारतीय युवक की पिटाई का मुद्दा उठाया था और अब गुजराती भाषा में ये जो पोस्टर लगा है इस पर मनसे ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है। मुंबई में उत्तर भारतीयों के बाद मनसे के निशाने पर अब गुजराती आ गए हैं। कुछ दिन पहले गुजराती सेल के नेता पूर्व बीजेपी विधायक शिवसेना में शामिल हुए थे, उनका दामन थामा था। इसी को लेकर यह बैनर लगाया गया था गुजराती भाषा में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर गुजराती भाषा के इस बैनर पर मराठी भाषा के पोस्टर जो हैं वो चिपकाए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मुरारी हमारे साथ जुड़ गए। मुरारी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले अपडेट और क्या कुछ प्रतिक्रिया जो तस्वीरें आई हैं उसके बाद आ रही हैं।
जी हिमांशी, बिल्कुल सही कहना है। आपको बताएं कि उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र का इलाका था और यहाँ पर बीजेपी के पूर्व विधायक ने शिवसेना का दामन थामा, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उत्तर मुंबई के इलाके में कई जगह पर शिवसेना में शामिल होने का बैनर और पोस्टर लगाए, लेकिन वो बैनर और पोस्टर गुजराती में था, जिसे मनसे ने अपना मुद्दा बना लिया। कुछ दिन पहले जहां उत्तर भारतीय युवक की टोल प्लाजा पर पिटाई की थी, वहीं अब गुजराती भाषा में लिखे उस पोस्टर पर मराठी भाषा के पोस्टर चिपकाए गए और उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अब जो भी पोस्टर लगेंगे वो मराठी भाषा में लगाए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात हिमांशी यहाँ है कि जो लोग गुजराती समाज के थे वो शिवसेना में शामिल हुए हैं और शिवसेना एक मराठी पार्टी के साथ साथ महाराष्ट्र की पार्टी है और ऐसे में राज ठाकरे की जो पार्टी है मनसे, वो मराठी मुद्दा को लेकर समय समय पर अपनी राजनीति चमकाती है और अब ऐसे में महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं और मनसे ने फिर एक बार मराठी मुद्दे को अपना एजेंडा बनाया है। जी हिमांशी। बिल्कुल, प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आई हैं इसके बाद नेताओं की ओर से, जिस प्रकार से बैनर पर, गुजराती बैनर पर मराठी भाषा के पोस्टर चिपकाए गए हैं, इसके ऊपर क्या कुछ नेताओं ने कहा? देखिए हिमांशी, जो लोगों ने बैनर या पोस्टर लगाया था उन लोगों की माने तो उनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर वो उद्धव सरकार तक जाएंगे और पुलिस में भी शिकायत करेंगे। जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं का माने, चाहे उत्तर मुंबई से नैन कदम हो, दिनेश साल्वी हो, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आपको मुंबई में रहना है तो मराठी भाषा आपको इस्तेमाल करने होंगे, मराठी भाषा आपको अपने बैनर, पोस्टर और पैम्पलेट पे इस्तेमाल करने होंगे। तो कहीं ना कहीं मन से अपनी तरफ से आक्रामक है, लेकिन वहीं गुजराती समाज इस पूरे मामले को कानूनी तौर पर लड़ने की बात कर रही है। जी हिमांशी। बिल्कुल, मुरारी सिंह आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से पहले भी आपने जानकारी दी थी कि बीएमसी चुनाव में गुजराती समाज का अहम योगदान रहता है, ऐसे में ये मुद्दा घुमाना, ये मुद्दा भुनाना कि सिर्फ और सिर्फ मराठी, क्योंकि मुंबई की यहाँ पर बात हो रही है जहाँ पर कई राज्यों से लोग आकर रह रहे हैं, तो इस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ मराठी भाषा के ऊपर मुद्दा उठाना, मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा उठाइए ना। जी हिमांशी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मूलभूत समस्याएं होती है, गटर, नाले, पानी, बिजली और खास करके बरसात के मौसम में इन इलाकों से कई ऐसी समस्याएं आती हैं। कमर भर पानी में बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर रहते हैं, तो कई इलाका बरसात में जलमग्न रहता है। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, राजनेता अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। अगर मनसे की बात करें तो मनसे मराठी मुद्दे को और मराठी भाषा को, मराठी अस्मिता की लड़ाई लड़ते हैं और जिस तरीके से मनसे समय समय पर आक्रामक होती है, चाहे वो उत्तर मुंबई हो या मुंबई से सटे पालघर, न्यू मुंबई, हर इलाके में मनसे का इस तरीके का तांडव देखा जाता है। और हालांकि ये नई बात नहीं है, इन्हीं सब चीजों के लिए मनसे मुंबई सहित महाराष्ट्र में जानी भी जाती है। जी हिमांशी। बिल्कुल, हालांकि वो इन्हीं बात के लिए जानी जाती है, यही मुद्दे उठाती हैं, लेकिन बात करें वहाँ के स्थानीय मुद्दों की तो सवाल तो यही बनेगा कि बाकी सारे मुद्दे खत्म हो गए, सारी समस्याओं का समाधान जनता की कर दिया है और अब सिर्फ भाषा ही एकमात्र रह गई है जिसको भुनाने का काम किया जा रहा है। और गुजराती समाज की क्या कुछ प्रतिक्रिया बाद में आई है इसके बाद? देखिए हिमांशी, गुजराती भाषी जो नेता है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, क्योंकि हम यहाँ एक नहीं, दो नहीं, लगभग 5-5 पीढ़ियों से रहते हैं और कभी इस तरीके की कोई दिक्कत या कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी। लेकिन जिस तरीके से मनसे को लगता है कि इन इलाकों में शिवसेना में जाने के बाद जो गुजराती समाज है उससे मराठी वोटरों पर असर पड़ेगा, जो मराठी मतदाता यहाँ के हैं वो कहीं ना कहीं शिवसेना की तरफ या दूसरी तरफ डाइवर्ट होंगे और यही एक वजह मानी जा रही है कि शिवसेना इस तरीके से इलाके में अपनी पैठ जमाना चाहती है। हालांकि इस पूरी घटना से जो गुजराती नेता थे, जो पूर्व बीजेपी विधायक शिवसेना में शामिल हुए हैं, उन्होंने कड़ी निंदा की। उनका कहना था कि हमने 20 से 25 साल की राजनीति उत्तर मुंबई में की, लेकिन कभी परप्रांतीय, उत्तर भारतीय, गुजराती इस तरीके की समस्याएं हमारे सामने नहीं आई है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, चुनाव आ गया है, जनता के बीच जिस तरीके से मन से मराठी मुद्दे को लेके जा रही है, जनता को जागरूक होने की भी जरूरत है। जी
बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि फिलहाल दोनों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, चाहे गुजराती वोटर हो या फिर मराठी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि दोनों को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम ये वोटर भी ना जाएं हमारे हाथ से, ये भी ना जाएं, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। कहीं ना कहीं तनाव का सामना तो उन्हें करना पड़ेगा, लड़ाई का, क्योंकि एक और जब गुजराती समाज के मन में रोष पैदा होगा क्योंकि वो आप में शामिल हुए हैं, दूसरी ओर आप मराठी को भी नहीं छोड़ना चाहते। जी हिमांशी, अगर उत्तर मुंबई की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं गोपाल सेठी। अगर विधायक की बात करें तो वो भी बीजेपी से है, और सबसे बड़ी बात जो वहाँ के कॉर्पोरेटर नगर सेवक है वो भी बीजेपी के, मतलब तीनों सीट वहां पर बीजेपी की है। और यही वजह है कि शिवसेना, मनसे या कांग्रेस अपनी अहम भूमिका वहां निभाना चाहती है। कांग्रेस जहां बढ़ती महंगाई को लेकर अपना एजेंडा बनाई है, वहीं मनसे मराठी मुद्दे को लेकर के, मराठी भाषा को लेकर के आक्रामक हुई है। तो समय समय पर राजनीति होती है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो हर साल बारिश में इन लोगों की पोल भी खुल जाती है। हिमांशी, आपको बताएं कि एक राज्य के बराबर बृहन मुंबई महानगर पालिका का बजट होता है, लेकिन अगर समस्याएं देखें तो इतनी समस्याएं हैं कि राजनेता अगर वहां आते हैं तो सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन धाक के 3 पात समस्याएं उसी तरह बनी रहती हैं। जी बिल्कुल, सभी पार्टियों ने अपना अलग अलग मुद्दा, अपना अलग अलग एजेंडा चुन लिया है। कोई पार्टी किस मुद्दे को उठा रही है, कोई किस मुद्दे को उठा रही है। क्या जमीनी स्तर पर कोई पार्टी ऐसी भी है जो जनता की समस्याएं उठा रही है, मूलभूत सुविधाएं उठा रही है? देखिए, जमीनी स्तर पर अगर बात करें तो इन इलाकों में कई ऐसे गलियां हैं जो काफी संकीर्ण है और वहां पर समय समय पर काफी खराब स्थिति होती है। लेकिन राजनीति के तौर पर बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, मनसे हो, रिपब्लिकन पार्टी हो, ऐसी तमाम पार्टियां हैं जो चुनाव में इन झुग्गी झोपड़ी, इन गलियों में दिखाई देते हैं, लेकिन 5 साल तक वो दिखाई नहीं देते। और जिसका खामियाजा होता है कि जब बरसात होती है, जब कोई आपदा होती है तो सबसे खराब स्थिति यहाँ की होती है। हालांकि हर साल दावा किया जाता है सरकार की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, लेकिन लोगों की समस्याएं वैसी बनी है और राजनेताओं की राजनीति चल रही है। जी तो मुरारी सिंह, आपने जनता से बातचीत की हो, क्योंकि जनता तो अब समझदार है, सब कुछ देख रही है कि किन मुद्दों को भुनाया जा रहा है और उनकी समस्याओं को कितना उठाया जा रहा है। तो क्या लगता है किसकी लहर फिलहाल वहां पर दिखाई दे रही है और जनता किस आधार पर इस बार मतदान करने वाली है? जनता क्या देखने वाली है कि कौन कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं और राजनेता क्यों नहीं इससे सीख ले रहे? अगर जनता ही यही देखने लगेगी कि हमारी समस्या कौन उठा रहा है, तो उसके बाद समस्या उठानी पड़ेगी राजनेताओं को। जी मानसी, अब ऐसे में महानगर पालिका चुनाव आने वाला है तो राजनेता जरूर पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल में मुंबई में त्राहिमाम मचा था, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का जो योगदान था या राजनेता जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम किए थे, जनता उसे बाखूबी जहन में रखी है। वो चाहे प्रवासी मजदूर हो या फिर यहाँ के व्यापारी, उन सब के जहन में वो चेहरा गड़ा हुआ है जो उन लोगों के लिए समय पर पहुंचे थे। हालांकि अगर उत्तर मुंबई की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का वर्चस्व पिछले 10 सालों से है। अब ऐसे में शिवसेना और बीजेपी अलग होकर पहली बार महानगर पालिका का ये चुनाव लड़ेगी, जिसका परिणाम भी कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। जी हिमांशी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। जगदलपुर के सर्किट हाउस में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान परियोजनाओं के बारे में बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि आदिवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। 2022 तक सर्वे के कार्य पूरे किए जाएंगे और उसके बाद ही इस योजना को आगे बढ़ाने की नीति तय की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन सरकार लेने से पहले 5वीं अनुसूचित नियम का पालन करेगी। बिना राज्यपाल के अनुमोदन के बगैर ली गई जमीन पर कोई काम नहीं किया जाएगा। महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आगे कहा कि जो हमारे भाई बहनों को प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा है और जबरन आदिवासी बहनों के साथ अन्याय कर उनकी जमीन को छीनने का काम किया जा रहा है, उस पर राज्य सरकार जांच करेगी, जिसके आदेश कलेक्टर को दे दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो निर्दोष आदिवासी जेल में बंद हैं और उनकी जांच करवाने के बाद निर्दोष पाए जाने पर उन्हें तुरंत रिहा किया जाएगा। नक्सलाइट जो लोग से आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उन लोगों के परिवार के बारे में भी पूछा
तो जानकारी मिली और मैंने भी मुख्यमंत्री जी को इसके लिए पिछले 2020 अक्टूबर को कहा था कि उनको आवास की व्यवस्था होनी चाहिए, मूलभूत उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके परिवार के लिए। अगर वो आत्मसमर्पण या जो प्रभावित है नक्सलाइट से, वो तभी इस मामले में संतुष्ट होगा कि उसको ये तमाम सारी चीज़ों, उसको सुविधा मुहैया कराए जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए एसडी राज हमारे साथ जुड़ गए। एसडी राज, आपसे जानना चाहेंगे, जब राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दौरान आदिवासियों के लिए किन अहम मुद्दों की बात की, क्या कुछ राज्यपाल आदिवासियों के लिए अब करने वाली हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, राज्यपाल जी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल जी का ये कहना था कि सबसे पहला मुद्दा बोधघाट को लेकर किया गया था। बोधघाट परियोजना जो कि बारसूर क्षेत्र में बन रही है। बोधघाट क्षेत्र में बहुत सारे गांव जिसमें डुबान में आएंगे। डुबान में आने के बाद बहुत सारे ग्रामीणों को घर से बेघर होना पड़ेगा। तो इसके कारण राज्यपाल जी ने सीधा सीधा ग्रामीणों से ये कहा कि इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले संशोधन किया जाएगा और जो आदिवासियों का जो उन्मूलन किया जा रहा है, जो गलत तरीके से उनका उपयोग किया जा रहा है, वो सबको पहले रखा जाएगा। उसके बाद और उसमें जब बोधघाट परियोजना के लिए कम से कम अब 2 साल और बचा है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये आश्वासन ग्रामीणों को दिया। उसके बाद ग्रामीणों को ये भी कहा गया कि राज्यपाल जी ने जो नक्सल पीड़ित के नाम पे जो जेल में बंद है, जो बेकसूर हैं, ऐसे लोगों को भी बंद किया गया है। इनके सुनवाई जल्दी किया जाए और जल जंगल जमीन के लिए जो आदिवासी ग्रामीण है यहाँ, उनका उद्योग के लिए जो जमीन लिया जाता है, उसका बिना संशोधन के, राज्यपाल जी का बिना संशोधन के इनका जमीन को नहीं लिया जाएगा। जी, यहाँ पर जानकारी दी गई कि जिस प्रकार से धर्मांतरण करवाया जा रहा है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, और क्या कुछ कहा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर संभाग में जो धर्मांतरण चल रहा है, धर्मांतरण अंदरूनी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा धर्मांतरण चल रहा है। इस विषय को, मुद्दे को लेकर भी उन्होंने कहा और इस विषय में कड़ी निगरानी रखने के लिए शासन को कहा और उसके बाद कलेक्टर को निर्देश भी जारी किए कि यहाँ पे जो जमीनी हो रही है, जमीनी की खरीदी बिक्री जो चल रही है उद्योग को लेकर, उसमें पूरी तरह से जांच किया जाए और धर्मांतरण को लेकर भी इन्होंने ये सीधा सीधा कहा कलेक्टर साहब को कि इस पे भी पूरी अच्छी तरीके से जांच किया जाए और इसमें कोई भी दोषी पाया जाता है तो उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए उसके ऊपर। राज्यपाल की जो भी नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं उनके लिए विशेष सुविधाओं का कुछ तैयार की जाए, पुलिस की ओर से सुविधाएं दी जाए ताकि बाकी नक्सली प्रभावित होकर फिर आत्मसमर्पण करें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, नक्सल समर्पण जो आत्मसमर्पण करते हैं उनके लिए तो बहुत सारी सुविधाएं पहले से शासन द्वारा बनाई गई है। ऐसी कोई नई रणनीति तो नहीं बताए और लेकिन ये जरूर बोला गया है कि नक्सल पीड़ित परिवार जो है उनके लिए कहीं ना कहीं सुविधाओं के लिए राज्य में बैठकर इन्होंने चर्चा करेंगे और इसके लिए कुछ नई रणनीतियां लाएंगे, जो कि जैसे नक्सल पीड़ित परिवार रहते हैं जो नक्सल घटनाओं में जो शहीद हो गए हैं, इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई रणनीति बनाएंगे और इनके लिए कुछ नई रणनीति बनाकर कुछ नई सुविधाएं इनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जी, जमीनी स्तर की अगर बात करें, जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं उसके बाद उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थानीय लोग जो हैं उनको ऐसी नजर से देखने लग जाते होंगे, तो उनके लिए कुछ खास सुविधाएं जरूर फिलहाल क्या कुछ उनकी स्थिति रहती है? फिलहाल स्थानीय लोग किस प्रकार से उन्हें ट्रीट करते हैं और क्या कुछ समस्याएं वो लेकर आते हैं सरकार के आगे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले भी ऐसे आत्मसमर्पण नक्सलियों की परिजनों को नक्सलियों द्वारा मारा गया, पीटा गया, बहुत डराया धमकाया गया। उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं से परेशान होने के बाद वो जिला मुख्यालय जगदलपुर, जो कि बस्तर संभाग का जिला मुख्यालय है, यहाँ पे वापस आते हैं और ऐसे ही कुछ रणनीति इससे पहले सलवा जुड़म के नाम पे शहीद श्री महेंद्र कर्मा जी चलाया करते थे, सलवा जुड़म के नाम पे, जो कि ये सलवा जुड़म ये था कि अंदरूनी क्षेत्रों में जो नक्सल पीड़ित परिवार है वो बाहर आकर वो यहाँ पे बसात करके, शहर में बसात करके अपना जीवन यापन करे। तो इनके लिए पूरी शासन के द्वारा पूरी सुविधा दी जाती थी। अब ऐसे ही कुछ सुविधाएं अभी पुलिस विभाग द्वारा दी जाती है, जो कि वहाँ के परिवार जो रहते हैं, नक्सल पीड़ित परिवार, आत्मसमर्पण परिवार, उनको रुकने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए और दूसरा चीज उनको कुछ काम भी दिया जाता है, जैसे कि पुलिस प्रशासन का गार्डन का जो परिवहन कर सकता है तो उनको ड्राइवरी का, ऐसे मतलब बहुत सारे काम इनको दिया जाता है, तो इससे ये अपना जीवन यापन कर लेते हैं। जी, आदिवासियों की जमीन लेने की बात यहाँ पर राज्यपाल ने की, तो वो पूरा मामला विस्तार से जानना चाहेंगे। जी, आदिवासियों की जमीन जो लेते हैं, बस्तर संभाग एक
सबसे बड़ा उद्योग के नाम पे जाना जाता है। बस्तर संभाग में लोहा एस्क सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे निकलता है। एनएमडीसी की प्लांट है यहाँ पे किरंदुल बचेली में, जो यहाँ से निर्यात होता है, चाइना जापान भी जाती है। और इसका एक छोटा मिनी प्लांट लग रहा है, नगरनार स्टील प्लांट, जो कि जगदलपुर से 20 किलोमीटर दूरी में है। तो इसके लिए जब जमीन अधिग्रहण किया गया था, वहाँ के ग्रामीणों का जमीन लिया गया था, तो उनको जब आश्वासन दिया गया था इस प्लांट के लिए कि यहाँ पे जो प्लांट लगेगा एनएमडीसी द्वारा प्लांट लगाया जाएगा और इसमें जितने भी यहाँ पे जिनकी जमीन अधिग्रहण हुई है उन सभी को नौकरी दिया जाएगा और जो भी रहेगा सुविधाएं पूरी तरह से दी जाएगी। और उसके बाद जब शासन उसको उस एनएमडीसी के प्लांट को सेल करने के लिए, बेचने के लिए अभी रणनीति बनाई है, तो ऐसा कहीं ना कहीं मुद्दे और ग्रामीण आक्रोश में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें शासन के ऊपर उंगलियां भी उठ रही है। तो इससे ये समझ में आता है कि अब जो नए प्लांट या उद्योग यहाँ पे बस्तर संभाग में लगते हैं तो उसके लिए पूरे प्रशासन को कड़ी निगरानी के साथ और कड़ी चेतावनी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण पहले से ही नाराज नजर आ रहे हैं। तो नाराज नजर आ रहे हैं तो अब नहीं लगता कि नया कोई जमीन देने पे ये सामने आएंगे और नए जमीन अपना घर जमीन को बेचेंगे। जी शुक्रिया एजरा ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। राजस्थान की गहलोत सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन राजस्थान सिरोही जिले से मात्र 25 किलोमीटर पर बोकी भागली की स्थिति चौंकाने वाली है। आजादी के इतने साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के गांव के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हालत यह है कि गांव में ना तो सड़क है, ना ही पानी है, ना ही बिजली है। स्वास्थ्य सेवा तो इस गांव तक पहुंची ही नहीं है। मात्र विद्यालय बना हुआ है, वो भी सिर्फ कक्षा 5वीं तक। और बड़ी चौंका देने वाली तस्वीर तो ये है कि गांव में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसे चारपाई या फिर कपड़े की झोली बनाकर 4 लोगों के सहारे कच्ची पगडंडी से 25 किलोमीटर का सफर तय करते हुए जिला अस्पताल पहुंचाया जाता है, जिसके चलते कई बार तो गर्भवती महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। वहीं बिजली नहीं होने के कारण बच्चों को चिमनी और दिए के सहारे पढ़ाई करनी पड़ती है। शुद्ध पानी की बात करें तो वो भी इस गांव में नहीं है। लोग नदी नालों का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। पानी साफ ना होने के कारण एक बार तो इस गांव के कई लोग डायरिया का शिकार भी हो गए थे, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। चुनाव के समय में तो सिरोही जिले में बीजेपी और कांग्रेस के नेता वोट के चक्कर में बहुत बार चक्कर लगाते हैं, लेकिन बड़े बड़े वादे करने के बाद, झूठा आश्वासन देने के बाद दोबारा उस गांव में नजर नहीं आते हैं। हर बार तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आपकी टीवी स्क्रीन पर कि ये गांव कितना विकसित हुआ है ये आप खुद देख सकते हैं। जीत के बाद कोई भी नेता वापस इस गांव की ओर रुख नहीं करता है। और तो और जिला प्रशासन का एक भी आला अधिकारी इस गांव में लोगों की जानकारी लेने नहीं जाता है कि कैसे वो लोग जी रहे हैं। कोरोना संक्रमण की बात करें तो जब सरकार की ओर से ऐलान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, खाना पहुंचाया जाएगा, लेकिन इस गांव तक राशन की किट नहीं पहुंची। बड़ी चौंका देने वाली बात ये है कि ये लोग सरपंच चुनाव के समय में वोट तो ग्राम पंचायत बालदा में देते हैं और इन लोगों को राशन के लिए, गेहूं के लिए 30 किलोमीटर पर स्थित ग्राम पंचायत गोयली में जाना पड़ता है। बात करें बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, तो इस गांव में विकास की गंगा लाने की बात तो उन्होंने भी कही थी, लेकिन अभी तक इस गांव के लोग कल्याण और विकास के इंतजार में बैठे हैं। बात करें गहलोत सरकार की तो उनके नेताओं ने भी यही वादे किए थे ग्रामीणों से, लेकिन अभी तक वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो दोनों ही सरकारों की बात कर ले, वादे किसी ने भी पूरे नहीं किए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजस्थान के विकास को ये बयां कर रही है। देखिए यहाँ के लोग इन मरीजों को कैसे लेके जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, ये बताइए क्या हुआ है इनको? इनको बुखार आ गया है, इनको बहुत हालत खराब है और ये सड़क नहीं है, इन सड़क से ये साधन भी निकल नहीं है। ये ऊपर के लेके जाते हैं हॉस्पिटल के टेस्ट करने के बाबत में जा रहा है। अच्छा, ये इनका कहना है कि ये बीमार हो गए हैं, हमें इनको इलाज के लिए पगडंडी के सहारे सिरोही लेके जा रहे हैं। यहाँ से इनको 13 किलोमीटर का तो ये अपने कलंदरी है, वहाँ का सफर तय करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में 25 किलोमीटर तक इनको पैदल और कच्चे रास्ते से ये सिरोही पहुंचेंगे। ये देख सकते हैं अपने राजस्थान का विकास ये तस्वीरें बयां कर रही है। लाइट उतने रे मत ए दरा बेटा लाइट ए बात खूब खुशी कह रहे थे, लाइट उतने आपते ने। थोड़े लॉकडाउन में सरकार ने कुछ दिया क्या? लॉकडाउन में खाने के वस्तु वगैरह कुछ मिली थी?
ने एक बेड़ा ऑटो आल्यो बीजे हुआ ने शेर कर मावेरे कोई ने है बैगरा में हो जी ऐसो से पा नेते मोर कोई कोणी थी ने पेस को थी सेटी वोट और इवेट से दमे दमे गैर गैर का पेस को लेगा पेस को है कोई ने है मैं वोट आ जात बैठ जी कोई हेणवाती ने गैर तो बेटा कोई ने मरते कोई सुविधा ने मैगरा में सा में देव सोरा दिए मरते रोवे जरा मत बेटा लाइट बिजी है लाइट भी नहीं मरते कोई है नहीं वोट आले तो था तो अपन में लाइट उसने वोट आले दागा वोट लो वाले तैयार बे ने देता तो कोई है नहीं मैं लाइट तिने कोई ने कासो रोड है को पकड़ तिने मिलता कोई ने इसे वोट ले पाएगा बे हमारे दिन का सोरा डिलीवरी कैसे ने नन को सोरा ने डिलीवरी भी आवे तो हिना मगा लेना बेटा मैगरे बेन तो ऊपर ने पेश को दिन है मैं पेश करी ने कोई ने राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर बसा हुआ एक छोटा सा गांव बोकी भागली, वहां पर हम आए हैं और यहाँ के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से बात करते हैं कि आज दिन तक राजस्थान सरकार विकास और कल्याण की बात करती है, यहाँ पर ना तो विकास दिख रहा है ना कल्याण दिख रहा है। लोग आज भी अंधेरे में जी रहे हैं। इन्होंने आज दिन तक नहीं देखी कि बिजली क्या होती है, सिर्फ किताबों में जरूर पढ़ा है। हम अभी इनसे बात करेंगे। आप हमें बताइए कि यहाँ पर विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई बीमार होता है जोड़ लगा ले हुआ तो इनका कहना है कि जो बीमार होता है उसको चारपाई और एक झोली बनाकर मरीजों को अस्पताल लेके जाना पड़ता है। यहाँ से करीबन 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। बिजली है ते बिजली हमारा लाइट है कोई नहीं हमारे कोई सड़क नहीं आती है पकी सड़क थी नहीं लाइट हमारा कोई बिजली भी नहीं है। हूँ कह रहा हूँ बिजली भी नहीं है और यहाँ पर विकास के दावे करने वाली राजस्थान की गहलोत सरकार यहाँ तक नहीं पहुँची है। इनका कहना है कि सत्ता चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, आज दिन तक कोई जनप्रतिनिधि सीएम लड़ाती आजान हर अपने सीएम लड़ाती कोई सड़क लाजिन लाइट ने लाजिन कोई ने बेटा। इनका कहना ये है कि यहाँ के निर्दलीय विधायक सैम लोढ़ा भी है, लेकिन आज दिन तक सड़क का यहाँ के आना जाने के लिए सड़क की प्रबंध नहीं की, ना बिजली की प्रबंध की है। कैमरा पर्सन गजेंद्र सिंह के साथ में मैं भवानी सिंह, ANV राजस्थान। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए भवानी सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। भवानी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आपने लोगों से बातचीत की, जो तस्वीरें दिखाई, बड़ी ही इसे कहेंगे दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें, क्योंकि गांव-गांव तक विकास पहुंचाने की बात करने वाली बीजेपी या फिर राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की सरकार है फिलहाल, लगातार इस मुद्दे को भुनाती रही है कि बीजेपी विकास नहीं करवाती, हम विकास करवाते हैं। दोनों ही विकास के दावे करती हैं, लेकिन उसके बाद जो पोल खुली है विकास के दावों की, वो तस्वीरें हमने टीवी स्क्रीन पर दिखाई हैं। और क्या कुछ वहां का नजारा था, विस्तार से बताइए। बिल्कुल हिमांशु, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिला मुख्यालय से मात्र 25 किलोमीटर पर ये बोकी भागली एक गांव वहाँ पर बसा हुआ है। वहाँ पे जाने के लिए मात्र पगडंडी का सहारा है और इसका लंबा सफर है कि वहाँ पर पगडंडी से इधर भी कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर रोड नहीं है और ये पूरा वन क्षेत्र से ऊपर, मतलब एक बीच में वन क्षेत्र आता है, उससे ऊपर से निकलना पड़ता है। वहाँ पर मात्र सरकार के नाम से हैंडपंप खोदे गए थे, वो हैंडपंप आज वर्तमान में खराब पड़े हैं। और वहीं सोलर, जो पानी के लिए सोलर प्लांट लगाया गया था, एक छोटा सा प्लांट जहाँ पे 5 लीटर की एक टंकी लगा दी गई थी, वो भी खराब पड़ा है। अब ये लोग नदी नालों का पानी पीकर गर्म पानी करके पीते हैं। वहीं अगर पशु का की डिलीवरी होती है प्रसव पीड़ा में, तो उसको झोली और चारपाई पे ले जाकर जिला अस्पताल ले जाया जाता है। बीच में कई हादसे हो गए हैं, कई महिलाओं की जान भी चली गई है। वहीं अगर कोई व्यक्ति या बच्चा भी ऐसे बीमार होता है तो उसको इसी तरह वो जिला अस्पताल पहुंचाने के लिए यही प्रबंध करते हैं, जुगाड़ करते हैं कि इसको कैसे भी 4 लोगों की सहायता से उसको जिला अस्पताल के लिए लेके जाते हैं। वहीं अपने लॉकडाउन में, ये कोरोना संक्रमण लॉकडाउन में जो ये लॉकडाउन लगा था, उस समय इनके पास में सरकार ने एक दावा किया था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। यहाँ तक कोई भी
जिला प्रशासन का आला अधिकारी ने कोई आदेश नहीं दिए जरूर थे कि इनको किट मिले, लेकिन किट के लिए इनको 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता, उनको आना पड़ता और इनको मिलता, कोई देने नहीं गया। वहां पर ये लोग भूखे रहे, जो भी इनसे बनता था, जो भी इन्होंने लॉकडाउन का समय निकाला। इन लोगों ने मुझे बताया कि हमारे पास में खाने की व्यवस्था नहीं थी और अगर हम बाहर निकलते तो पुलिस डंडे मारती, अगर हम सिरोंज में भी आते राशन किट के लिए तो पुलिस वहां पे बिल्कुल उनका पहरा लगा हुआ था, किसी को बाहर आने के लिए अनुमति नहीं थी, तो बेचारे डर के मारे वहां बैठे रहे। अब बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो हर नेता वहां पर वोट के लिए चला जाता है और झूठे आश्वासन देकर चला आता है कि हम आपके रोड ला देंगे, बिजली ला देंगे, ये कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद में आज दिन तक जनप्रतिनिधि ने इन गाँव वालों को मुंह। भवानी सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए और जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं पंकज जोशी जी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है पंकज जी। धन्यवाद जी, राजस्थान मामला सामने आया है जहां पर पहले आपकी सरकार थी और उन्होंने ये वादा किया था गांव-गांव तक विकास पहुंचाएंगे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख सकता है कि क्या विकास हुआ है। हालांकि फिलहाल आपकी सरकार नहीं है, लेकिन आपकी सरकार के समय पे भी कोई विकास नहीं हुआ, ये जानकारी मिल रही है। मैं आपको गांव बता देती हूँ, बोकी भागली गांव है जिसकी स्थिति जो है बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, वहां पर कुछ भी लोगों को नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य की, जिस प्रकार से वहां लोग बीमार पड़ते हैं तो उन्हें काफी किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है, उसके बाद जाके उपचार हो पाता है और वो भी कई बार तो रास्ते में ही मौत हो जाती है। इस प्रकार से अगर गंभीर स्थिति हो तो वहां पर इलाज के लिए सही वक्त पर पहुंच भी नहीं सकता इंसान। तो ऐसी स्थिति में लोग वहां पर जीने को मजबूर हैं और विकास के दावे जो लगातार सरकार की ओर से किए जाते हैं, तो क्या कहेंगे सर ऐसी तस्वीरों के ऊपर? विकास कहाँ है, बताइए। देखिए मानसी, मैं दो चीज बताता हूँ आपको पहले बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसी जो है चीजें खबर निकाल करके लाया कि ऐसे भी जो है गाँव ग्रामीण और ढानियां भी हैं। तो बिल्कुल आप देखिए, मैं आपको दो चीज कर रहा हूँ, मैं बिना राजनीति के आपको इसमें कहना चाहता हूँ कि हर एक चीज का एक जो है सबसे बड़ा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में भी आप देखें तो वहाँ के पंचायत से लेकर के जो छोटी सिस्टम होते हैं उससे लेकर के बड़े सिस्टम तक जो है हमारे पास में है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी जो है वो गाँव जो है एक अपनी आपदा से और उन चीजों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे महरूम हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ चलिए ठीक है, जो भी आपने कहा ना कि भाई क्यों हुआ, कैसा हुआ, लेकिन ठीक है, लेकिन यदि इसको आज भी आपकी न्यूज के बाद भी यदि ले लिया गया है और इसके अंदर जो है यदि कम से कम रोड और ये जो पानी की व्यवस्था या बिजली की व्यवस्था है इनकी, क्योंकि अब हर एक जो सरकार कहती है, अभी जो सरकार है वो कह रही है कि हम ग्रामीणों के भी जो है जोनिंग प्लान बना करके प्लानिंग सिस्टम से जो है विकास करेंगे। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले इसी को लेना चाहिए, क्योंकि जो चीजें अब हो गई क्योंकि हमने गलती करी या उनसे गलती हुई, लेकिन एक जो एसडीएम होता है और जो कम से कम वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको पूरी भौगोलिक जानकारी और पूरी चीजों को जो एक आदमी रहता है वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इसके बावजूद भी जो कोरोना काल के अंदर आपके भी जो कह रहे थे, रिपोर्टर कह रहे थे कि वहाँ कोरोना काल के अंदर भी जो है हमें जो है जिस तरीके की असुविधाएं हुई, जिस तरीके की हुई, देखिए उसमें दो बड़ी चीजें हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस डंडे मारती थी, लेकिन मैं पुलिस को नहीं कहना चाहता क्योंकि पुलिस ने अपना काम और जो हेल्थ वजह से उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, कुछ लोग उसमें खराब भी थे। तो देखिए उसके लिए पूरी जमात को दोषी ठहराया जा रहा, मैं नहीं कहूँगा आज, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज भी यदि हम जग करके ठीक हुए, अपनी गलतियों को भूल करके भी ठीक होते हैं, आज वहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात की जाती है। तो बजट सेशन चल रहा है राष्ट्रपति का, हम अपने नेताओं से भी कहेंगे कि इस बात को जो है कम से कम अपनी विधान पटल पर उठाएं और उस गांव का विकास हो, तो शायद ये जो है कम से कम हम पॉजिटिव सोच कर आ पाएंगे। सवाल तो यहाँ पर यही है पंकज जी कि वोट मांगने तो नेता पहुंच जाते हैं, लेकिन समस्याओं की जब बात आती है तब वो दिखाई नहीं देते। और जो वहाँ के स्थानीय विधायक है, जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनका कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है कि लोगों की सुविधाएं मुहैया करवाएं। जिस प्रकार से जिंदगी जी जा रही है वहाँ पर, तो मूलभूत सुविधाएं भी ना होना, बात करें पानी की, गंदा पानी पीने पर मजबूर है वहाँ के लोग। तो बड़ी ही शर्मनाक ये तस्वीरें हैं प्रशासन के लिए भी, जो ये दावे करती है कि हमने हर गाँव तक विकास पहुँचाया है, और ये विकास के दावों की पोल खुलती हुई टीवी स्क्रीन पर। और ANB न्यूज़ तो लगातार इस प्रकार की खबरों को कवर करता है।
उठाए, क्योंकि आम जनता के हक की आवाज उठाना ही हमारा काम है और ये हम बखूबी करते हैं। लेकिन नेताओं से यही सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे और वहां के जो नेता हैं वो इस चीज को उठाए और इसे आगे लेकर जाए, क्योंकि मुद्दे घुमाने के लिए तो बहुत होते हैं, लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो वो जनता को दी नहीं जाती। तो ऐसे में बड़ा सवाल वहां की सरकार पर तो है ही कि राजस्थान सरकार क्या कर रही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका में वहां पर आप है। तो अगर सरकार ये मुद्दा नहीं उठाएगी तो विपक्ष की भूमिका में आप है, आपको उठाना चाहिए, वो भी प्रमुखता से उठाना चाहिए ताकि वहां के लोगों का विकास हो सके। ठीक है मानसी जी, बिल्कुल आपने कहा ना, मैंने वही बात कही। आपकी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि आजकल जो है आपने बिल्कुल बात ठीक कही कि वोट मांगने जब होता है तो हम सारी जो है अपने जितने भी जो होती है हम उसके वायदे करके आ जाते हैं और वायदों को करने के बाद जैसे चुनते तो भूल जाते हैं। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि का, क्योंकि लोकतंत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधि जो छोटे से लेकर के बड़ा तक है, चाहे वो पंचायत समिति सदस्य है, चाहे वो निकाय का सदस्य है, चाहे जिला परिषद सदस्य है, इतना बड़ा निकाय हमारा जो है लोकतंत्र है, उसके अंदर यदि ध्यान नहीं जाना निश्चित रूप से एक बड़ी कमी कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरीके से आपने कहा है कि भाई 2022 तक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी कहा कि हर एक गांव में कोई ऐसा घर नहीं होना चाहिए जहां पर बिजली नहीं हो, जहां पर जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं हो, जहां पर नहीं हो। और अब ये जो आपने आज मुझे बात बताई है, जो आपने कहा बिल्कुल सरकार का पक्ष तो है ही है, सरकार की जो नाकामी हो तो है ही है, लेकिन प्रतिपक्ष की भी ड्यूटी है। मैंने आपको सभी कहा कि विधानसभा चल रही है राजस्थान की, और विधानसभा में आज इस मुद्दे को लेकर के निश्चित रूप से जो है हम लोग अपने जो विधायक हैं, जो लोग वहां पर हैं, उनको ये कहेंगे कि ये मुद्दा उठाया जाए और इस मुद्दे पर जो है लोगों का विकास हो सके, क्योंकि यही जो है सकारात्मक तंत्र है। क्योंकि नकारात्मक राजनीति खूब सारी हो रही है, आप देखिए पूरे देश में हो रही है, लेकिन आपने बात बिल्कुल बढ़िया कही है कि सकारात्मक राजनीति के अंदर जो ये बात होनी चाहिए, आज विपक्ष का भी जो है हमारा जो है दायित्व बनता है। हम इस चीज को आज जो है निश्चित रूप से हमारे जो विधायक हैं उन लोगों को जो कहेंगे कि इससे जो है कम से कम जो है वहां लोगों को सुविधाएं मुहैया हो। वसुंधरा राजे की जब सरकार थी उन्होंने भी ये दावा किया था, वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो उन्होंने भी ये दावा किया था कि विकास पहुंचाएंगे, और उस दौरान पे नेता आए थे, हमने उन्हें चुना, लेकिन उन्होंने भी कितना विकास किया ये भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो इसका मतलब चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, विकास तो उस गांव का होना ही नहीं है। सुनिश्चित करना दोनों की जिम्मेदारी। हालांकि आप अभी टीवी स्क्रीन पर तो कह रहे हैं कि बिल्कुल सभी को ध्यान देना चाहिए और हम इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस गाँव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंच कब पाती है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भवानी सिंह हमारे साथ इस वक्त बने हुए। भवानी सिंह, आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपने देखा कि बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास तो किया जाना चाहिए और विकास का मुद्दा उठाया जाना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी वहां के स्थानीय विधायक और स्थानीय नेताओं की बनती है। उनसे आपकी बातचीत हुई हो, उन्होंने आज तक इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया है? बिल्कुल हिमांशी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी के सांसद है, हमारे जालोर सिरोही के सांसद है बीजेपी के देवजी पटेल, और निर्दलीय जो विधायक है यहाँ के वो है संयम लोढ़ा। अपने सांसद से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं बोकी भागली अभी तक नहीं गया हूँ, तो उनको विकास के बारे में कोई पता ही नहीं है वहाँ पे कि बोकी भागली भी है। स्थानीय विधायक की अपन बात करें तो विधायक जरूर गए थे वहाँ पे, वो लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार आए थे संयम जी, लोग वैसा के वैसे ही है। अभी तक जो इन्होंने घोषणा की थी कि हम आपको बिजली, पानी और रोड, आपके जाने के लिए सड़क का निर्माण भी करवा देंगे, लेकिन इन्होंने एकमात्र ये जो है अपने बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो वन विभाग क्षेत्र पड़ रहा है, और उधर ही दूर पर अपने कांग्रेस वालों ने उनको पट्टे दे दिए। तो मामला कहीं ना कहीं गंभीर है, क्योंकि अगर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो वन विभाग क्षेत्र है और एक तरफ आप वापस पट्टे जारी कर रहे हैं, तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? पट्टे जारी किए तो आपको विकास करना चाहिए, और आप बीच में वन विभाग क्षेत्र क्यों ला रहे हैं? या तो इनको कहीं पे आप कहीं पे दूसरी जगह बिठा दो, वहां से हटा के आपका वन विभाग क्षेत्र पड़ रहा है तो आप वहां से पूरा गांव को हटा के दूसरी जगह स्थापित कर दो। लेकिन नहीं, हमने पट्टे जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना वहाँ दिए गए हैं, कुछ लोगों को मिले हैं, लेकिन उनकी अभी तक किस्त नहीं मिली है। 2 किस्त अभी भी बाकी है, सिर्फ 30,000 रुपए ही मिले हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में। दूसरी किस्त अभी तक लोगों को नहीं मिली है, जो अपना काम पूरा नहीं कर पाए। और बिल्कुल ही एक ढांचा नजर आता है। आप मतलब कोई भी जाएगा वहाँ, उस स्थिति को देखकर उसका दिल बिल्कुल कलज उठेगा कि ये क्या है, कहाँ विकास है। लोग, आप बच्चे भी कपड़े पहनने की जगह नहीं, मतलब बच्चे भी, अब मैं आपको क्या बताऊं, जो स्थिति मैंने देखी ना वो मैं बयान नहीं कर सकता हूं जी। हिमांशु,
पूरा देश वो तस्वीरें देख रहा है। कैसी तस्वीरें, विकास की ये तस्वीरें, विकास के दावों की पोल तो खोल ही रही हैं। आप बता रहे हैं कि वहां पर मंत्री जी नहीं गए, तो आपने ये सवाल भी पूछना चाहिए था कि आपका ये काम नहीं बनता कि आप लोगों की सुविधाएं देखने के लिए दौरा करें। वैसे तो आप बहुत दौरों पर रहते हैं, आप दूसरी ओर कह रहे हैं कि नहीं मैंने देखा नहीं है। इस तरीके से पल्ला तो नहीं झाड़ा जा सकता ना। अगर आपकी जिम्मेदारी है और आप साफ तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगाकर कि नहीं वन का क्षेत्र है, तो आप तो पल्ला झाड़ रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों से, लेकिन वोट मांगने तो आप बखूबी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल हिमांशी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी नेता है बिल्कुल वोट बैंक के लिए वहाँ जाते हैं। उनका क्योंकि वोट बैंक है तो वोट बैंक के लिए जा रहे हैं। इन्होंने विकास जरूर किया है, यहाँ के बीजेपी के समय में बीजेपी ने विकास तो किया है, लेकिन उस बोकी बागली का नहीं किया। जहाँ पे अपना वोट बैंक था, बोकी बागली से 13 किलोमीटर के नीचे है कलंदरी, वहाँ पर इनका वोट बैंक है बीजेपी का। बीजेपी ने वहाँ विकास किया, लेकिन जो ऊपर आदिवासी रहते हैं उनका विकास नहीं हुआ है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के निर्दलीय उम्मीदवार मतलब जो पहले कांग्रेस में थे उनको टिकट नहीं मिला था सैम लोढ़ा को, तो उन्होंने बागी बनकर बिल्कुल ही एक निर्दलीय उम्मीदवार से अपना पर्चा भरा था और वहाँ पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि मैं गांव के लिए विकास करूंगा, सड़क लाऊंगा, बिजली लाऊंगा, और जो अपने ये सत्ता जिसकी बनेगी मैं उस सरकार का फेवर करूंगा। और आज सत्ता है कांग्रेस की और वो बिल्कुल उनका फेवर कर रहे हैं, तो इनको विकास करना चाहिए। स्थानीय विधायक है, विधायक को इन लोगों की बात सुननी चाहिए। लेकिन अभी तक लोगों का कहना है कि अभी तक हमारे पास में जनप्रतिनिधि कोई नहीं आया है। मैं गर्म पानी करके पीना पड़ता है। आपको बता दें कि गर्म पानी जो नदी नालों का पानी पीते हैं ये उसको गर्म करके पीते हैं। एक बार मतलब बहुत बड़ी बात ये है कि मौत हो गई थी डायरिया से, तो वो लोग बता रहे थे कि डायरिया हुआ था, हम आनंद फानन में लेके गए लेकिन 20 रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। जी हैं कि निर्दलीय होकर उन्होंने चुनाव लड़ा, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस पर तो भरोसा पहले से ही नहीं था जनता को। निर्दलीय को उन्होंने चुना कि कहीं ना कहीं ये विकास तो हमारे लिए कर देंगे, लेकिन वहां पर निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के साथ शामिल होते हुए और अब उन्होंने भी अपने असली रंग दिखा दिए, क्योंकि विकास तो टीवी स्क्रीन पर है। कितना विकास किया है? ना तो पानी है, ना बिजली है, ना ही ठीक प्रकार से बच्चों को कपड़े मिले वहां पर पहनने के लिए। तो अब जनता किस पर विश्वास करे, क्योंकि निर्दलीय भी तो वहां पर अब विश्वास के लायक नहीं रहे। तो क्या कुछ उनका कहना है विधायक का कि आखिर विकास क्यों नहीं, सिर्फ वोट मात्र के लिए विकास किया जा रहा है। जो ये तस्वीरें हैं बड़ी शर्मनाक तस्वीरें हैं, क्योंकि पुलिस वहां पर लॉकडाउन में पहरा देने तो पहुंच जाती है, लेकिन जब कोरोना के दौरान वहां पर लोग भूख से मर रहे थे, लोगों के पास खाना पहुंचाने के लिए नहीं वहां पर कोई दिखाई दिया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, आला अधिकारियों की वहां पर जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग वहां पर जा रहे हैं या वो भी वहां पर नहीं पहुंच रहे। बिल्कुल हिमांशी, मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये गांव बसा हुआ है वो एक मतलब कहने का गुमनाम है। आपको एक बड़ी बात बोलूँगा कि इनका जो ये सरपंच चुनाव होते हैं ये वोट देते हैं ग्राम पंचायत बालदा में। पूरा गांव आके ग्राम पंचायत बालदा में वोटिंग करता है, यहाँ का बालदा का सरपंच चुनता है और इनको राशन मिलता है ग्राम पंचायत कोयली से 30 किलोमीटर दूर। ऐसा क्यों? एक तो बिल्कुल यही सवाल ऐसा बना हुआ है। नहीं, ऐसा सिस्टम बना हुआ है। आपने इस सिस्टम के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों? जहां वोट दिया जा रहा है तो मूलभूत सुविधाएं तो वही मुहैया करवाए ना। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा उनका आधा क्षेत्र ग्राम पंचायत डोली में आता है और आधा क्षेत्र आता है ग्राम पंचायत बालदा में। ये 20 में फंसे हुए हैं। ये है ना, पूरा गाँव 20 में फंसा हुआ है। अब ग्राम पंचायत जो गोली है वो कह रहे हैं कि ये बोकी बागली हमारे क्षेत्र में आता है और ग्राम पंचायत बालदा कहते हैं कि ये गांव हमारे क्षेत्र में आता है। प्रशासन को कहीं ना कहीं और इसको क्लियर करना चाहिए कि ये गांव किस क्षेत्र में जाएगा, या तो ग्राम पंचायत बालदा में जाएगा या ग्राम पंचायत गोली में जाएगा, तभी इस गांव का विकास नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, वोट बैंक के लिए तो साफ तौर पर कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे क्षेत्र में आता है, तुम्हारे क्षेत्र में आता है। विकास के नाम पर दोनों हाँ भरे ना कि उनके क्षेत्र में आता है। कोई तो विकास करवा दे जब दो लग रहे हैं तो। बिल्कुल हिमांशी, और ये है ना पूरा मतलब नेताओं को देखना चाहिए। चलो आप किसी भी क्षेत्र में दे दो, लेकिन वहाँ पे विकास तो होना चाहिए। मूलभूत सुविधा तो इन लोगों को मिलनी चाहिए। लोगों के पहनने के कपड़े नहीं है, लोगों को खाने की वस्तुएं नहीं है और बिजली नहीं है, पानी नहीं है। बच्चे चिमनी के सहारे अपने करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और 5वीं तक की विद्यालय बना हुआ है। उनको 25 किलोमीटर का सफर तय करके सिरोही आना पड़ता है, जिला मुख्यालय। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जी, भवानी सिंह, जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ पर क्या कुछ काम करते हैं, और अगर इस प्रकार की स्थिति है तो वो आसपास के किसी गांव में क्यों नहीं जाते रहने के लिए, पलायन क्यों नहीं कर रहे हैं?
बिल्कुल, मैं हिमांशु मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो भी यहाँ के आदिवासी है वो किसान है, और कांग्रेस सरकार किसान की बात उठाती है तो वहाँ पे वो किसान लोग हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने खेत में जो फसल बोते हैं उसको ही पका के वही खाते हैं, और जो सब्जी वगैरह ये बोते हैं, लेकिन पानी वो भी नदी नालों का पानी लेकर, वहाँ पे ट्यूबवेल की सुविधा नहीं है, कुआं बना हुआ है, तो वहाँ पे कोई ऐसे उनके पास में साधन नहीं है जो वो कुएं के अंदर से पानी निकाल दे। लेकिन स्थिति ये है कि उनको गुमनाम करके रखा है, आदिवासी जो लोग होते हैं उसके जैसे ही रह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आदिवासियों के साथ में हम खड़े हैं, हम विकास चाह रहे हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनका अभी तक विकास नहीं हुआ है। और इनको अगर बिजली में अपने मिल जाए तो ये हरा भरा अपने काम को कर सकते हैं। इनका कहना भी यही था कि अगर हमें बिजली मिल जाए तो हम अपने खेतों में ये फसल बोकर हरा भरा कर हमारे बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, हमें किसी पर निर्भर नहीं होना अपने पड़ेगा, और हमारे गांव का हम देख सकते हैं, हमें सिर्फ मात्र बिजली दे दीजिए और हमें एक सड़क दे दीजिए, बाकी हम गांव वाले कर लेंगे। लेकिन कोई भी सरकार का नेता वहां पर जाता है लेकिन झूठा आश्वासन देकर वहां से निकल पड़ता है। बिल्कुल, तो बहुत ही जो डिमांड की गई है गांव वालों की ओर से, बहुत कम डिमांड, उसको भी पूरा नहीं कर पा रहा है प्रशासन, लेकिन वोट मांगने पहुंच जाता है। इस प्रकार की तस्वीरें, बड़ी ही शर्मनाक तस्वीरें प्रशासन के लिए, जो कि विकास के दावों की पोल खोल रही हैं। चिकित्सा की बात करें, देखिए मूलभूत सुविधाओं में पानी, बिजली के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा सबसे अहम है। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं वहां पर शिक्षा तो है ही नहीं 5वीं तक, क्योंकि बच्चों की जो स्थिति देखी है ऐसे में बच्चों का विकास तो हो ही नहीं रहा। चिकित्सा की भी तस्वीरें आपने दिखाई, तो ऐसे में तमाम बार ऐसा भी होता होगा कि सीरियस कंडीशन जब हो जाए मरीज की तो इतने किलोमीटर दूर तक ले जाने के लिए तो बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती होगी। हिमांशु मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार, राजस्थान सरकार का एक नारा है जच्चा और बच्चा, और इसके लिए आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले गए हैं। यह अपने प्रसव समय में प्रसूता की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी जाए, लेकिन वहाँ पर आंगनबाड़ी भी नहीं है, और इनका मतलब कहने का मतलब इनका प्रसव वहाँ की महिला, आदिवासी महिला अपने घर में ही करवाती है। अगर कोई भी सीरियस कंडीशन होती है तो उसको लेकर आते हैं, झोली में डालकर चारपाई पे लिटाकर अपने 25 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। कई बार महिलाओं की जान भी चली जा सकती है, और अब आज भी वो लोग अनाथ बैठे हैं, बच्चे मैंने देखे, उनकी माँ और बाप किसी तरह इलाज समय पर नहीं मिलने पर उनकी मौत हो गई। लेकिन मतलब कहीं ना कहीं इनका कहना है कि रोड बन जाए तो हम किसी भी साधन से तुरंत चिकित्सा जो भी जिला अस्पताल है वहाँ पे नज़दीक है वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे और इनका इलाज जल्दी हो जाएगा। हमें तो मात्र सड़क चाहिए और बिजली चाहिए। उन्होंने कहा हमें आंगनबाड़ी भी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की डिमांड इनको पूरी करनी चाहिए। आप वोट बैंक तो ले रहे हो, उसके वोट का इस्तेमाल कर रहे हो, उनको मूलभूत सुविधा से बिल्कुल आंगनबाड़ी अपने ये आपने प्रधानमंत्री आवास योजना दी है, लेकिन अभी भी अधूरे पड़े हैं मकान, वहाँ पे उनको भुगतान नहीं किया गया दूसरी किस्त तीसरी किस्त का। और स्वच्छ भारत अभियान की बात करने वाले वहाँ जाके देखें कि उनके घर में क्या है, कंडीशन क्या है, वो कहाँ जाते हैं, वो खुले में जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया भवानी सिंह ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो जो तस्वीरें दिखाई, बड़ी ही शर्मनाक तस्वीरें, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान किसानों की आवाज़ जो सरकार बुलंद कर रही है, जो पार्टी बुलंद कर रही है, उस पार्टी को अपने राज्य में भी किसानों को जाकर देखना चाहिए कि वहाँ के किसानों को क्या कुछ मिल रहा है, उनकी सुविधाओं का भी खास ख्याल रखना चाहिए। तो साफ तौर पर जो स्थानीय विधायक है, स्थानीय नेता हैं, उनको इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए। और इस मामले पर अपडेट भी हम लेते रहेंगे कि कितने नेता वहां पर पहुंचे, कितने मंत्री वहां पर पहुंचे और आखिर कब तक उस गांव का विकास हो पाएगा, क्योंकि आम जनता की आवाज एएनबी न्यूज हमेशा उठाता आया है और उठाता रहेगा। फिलहाल राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे एएनबी न्यूज। नमस्कार।